हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पवन इको वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, मैंने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी थी जो कि कंपटीशन की थी। उसी सीरीज में आज मैं नए कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। चलो बिना देरी से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स लाइक एडम स्मिथ फॉलो विच स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। देखिए बेटा, सबसे पहली बात, जो एडम स्मिथ है वो कौन है? एडम स्मिथ एक इकोनॉमिक्स है और एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला गया है। तो हमारे जो क्वेश्चन है वो ये बोलता है कि एडम स्मिथ जो है कौन किस टाइप के स्कूल को जो है फॉलो करते थे। तो बेटा जो एडम स्मिथ है वो पॉजिटिव जो स्कूल है उसको फॉलो करते थे। इसका ऑप्शन जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? व्हेन एमपीसी इक्वल टू 1 द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज ऑल्सो 1। पहली स्टेटमेंट तो ये है। When MPS equal to 1, the value of investment multiplier equal to 0. When MPS equal to 0.5, the value of investment multiplier is 1. And the last one is when MPS equal to 1, the value of investment multiplier is 0.5. तो देखिए बेटा, इसकी जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट है, ये तीनों स्टेटमेंट गलत है। इसका जो सही आंसर जाएगा वो होगा ऑप्शन 1, क्योंकि जो एमपीएस की वैल्यू है, मतलब मार्जिनल प्रॉस्पेरिटी टू सेव, जो है वो 1 के बराबर होता है। तो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी 1 के बराबर ही होती है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इफ द टोटल डिपॉजिट क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक इज 10,000 crore and legal reserve requirement is 10%, the amount of initial deposit will। तो जो स्टार्टिंग में हमने इनिशियल डिपॉजिट दी थी वो कितने की थी? तो देखिए बेटा, यहाँ पे हमें 2 बातें समझनी जरूरी है कि कमर्शियल बैंक जो है वो मनी को क्रिएट कैसे करते हैं। बेटा जो कमर्शियल बैंक है वो मनी को क्रिएट करने के लिए 2 कंसेप्ट लेते हैं। एक एडवांस में जो लोन दिया जाता है वो, और एक जो डिमांड डिपॉजिट है वो। मतलब डिमांड डिपॉजिट और एडवांसिंग लोन दोनों को मतलब एक तरीके से यूज करके कमर्शियल बैंक मनी को क्रिएट करते हैं। और जब वो मनी को क्रिएट करते हैं तो एक तरीके से हम इसे बैंक मनी या मनी क्रिएशन कहते हैं। तो इन दोनों का जो प्रोसेस है, मतलब इन दोनों ये जो इंस्ट्रूमेंट है, एक हमारा एडवांसिंग लोन और एक डिमांडिंग डिपॉजिट वाला, ये एक तरीके से मनी को क्रिएट करने में बैंक को हेल्प करते हैं। तो यहां से जब हम इसे बनाएंगे तो हमें समझ आता है जो लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट है उसी के बेस पर हम अपना जो मनी क्रिएट है वो करते हैं। तो बेटा इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 1000 करोड़ जो है ये आ जाएगा, जिससे हमने 10,000 करोड़ जो है वो कन्वर्ट कर लिया। इसका ऑप्शन जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेवेन्यू रिसिप्ट। इनमें से कौन सी रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है? तो बेटा देखिए, जो रिकवरी ऑफ लोन है ये एक रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है। बाकी फॉरेन ग्रांट, प्रॉफिट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, वेल्थ टैक्स, ये सारी क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं। तो 4th का जो आंसर जाएगा वो होगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 5, इफ अ गुड टेक अप अ सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ कंज्यूमर बजट इट विल बी। देखिए बेटा, कह रहा है कि एक जो गुड है अगर वो सिग्निफिकेंट शेयर कंज्यूमर के बजट का लेता है तो ये किस तरीके की, मतलब जो है किस तरीके का एलिमेंट होगा? तो बेटा ये हाईली इलास्टिक होता है। हाईली इलास्टिक का मतलब होता है जिस चीज में हम चेंज कर सके, मतलब इलास्टिसिटी का मतलब ही होता है चेंजेबल। तो यहाँ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 6, मार्केट डिमांड कर्व इज ऑब्टेन्ड बाय डैश समेशन ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड कर्व। बेटा पहली बात हम बात करेंगे, डिमांड जो होती है वो कितने टाइप की होती है। तो बेटा एक होता है इंडिविजुअल डिमांड और एक होता है मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड में एक अकेले कंज्यूमर के डिमांड को देखा जाता है, जबकि मार्केट डिमांड के अंदर ABC जितने भी टाइप के कंज्यूमर है सबके डिमांड को देखा जाता है। तो जब हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल जो कर्व होता है या इंडिविजुअल डिमांड कर्व जो है उन सबको ऐड करते हुए जाते हैं तो हमारे पास एक मार्केट डिमांड कर्व जो है बनकर आ जाता है। अब जो मार्केट डिमांड कर्व हमारे पास बनकर आएगा वो किस तरीके से बनेगा? वो एक तरीके से हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन के अंदर बनेगा, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर बनेगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका ऑप्शन जाएगा 2nd हॉरिजॉन्टल। क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट। बजट का इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव है? मतलब बेसिकली जो बजट बनाया जाता है उस बजट को बनाने के ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं? तो पहला है इसके अंदर एक्टिविटीज टू सिक्योर आर री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये बजट का एक सबसे इम्पोर्टेंट जो है ऑब्जेक्टिव है, तो ये तो है ही। रीडिस्ट्रीब्यूटिव एक्टिविटीज जैसे टैक्स और सब्सिडी होती है ये भी है हमारे पास। नेक्स्ट आता है स्टेबलाइजिंग एक्टिविटी, जो इकोनॉमी है उसको स्टेबल करने में भी हेल्प करता है, बिल्कुल करता है।
तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसका ऑप्शन जाएगा 4 मतलब ऑल ऑफ द अबाउ। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग डज द मार्केट प्राइस इंक्लूड, इनमें से कौन सा मार्केट प्राइस को लेकर चलता है। देखिए हम जब भी नेशनल इनकम की काउंटिंग करते हैं तो हमारे पास दो प्राइस होती है, एक होती है मार्केट प्राइस जो मार्केट में प्रिवलिंग प्राइसेस होते हैं, एक होती है फैक्टर कॉस्ट जो कि फैक्टर्स के ऊपर लगाई गई कॉस्ट होती है। तो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस दोनों में डिफरेंस होता है, और मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में डिफरेंस कौन करता है, गवर्नमेंट जो टैक्स और सब्सिडीज को इम्पोज करती है उस टाइम पे। टैक्स लगने से मार्केट प्राइस हाई हो जाता है और सब्सिडी से मार्केट प्राइस कम हो जाता है। तो इसका ऑप्शन जाएगा 3rd मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच आइटम फ्रॉम कॉलम 1 टू दैट द कॉलम 2। हमारे सामने दो कॉलम दिए गए हैं, एक है कॉलम ए और दूसरा है कॉलम बी। अब जो कॉलम ए है इसमें दिखा रखा है वेरिएबल फैक्टर, टोटल कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू और इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, जबकि कॉलम बी के अंदर दे रखे हैं मशीनरी, एफसी प्लस वीसी, एमआर अपॉन क्यू एंड टीपी अपॉन डिक्रीज। टीपी जो है वो कम हो रही है। तो देखिए बेटा हमें इसमें देखना था कि इनमें से करेक्टली मैच जो पेयर है वो कौन सा है। तो टोटल कॉस्ट जो होता है उसके अंदर हम फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को इंक्लूड करते हैं। आपने चाहे वेरिएबल कॉस्ट लगाई है चाहे फैक्टर कॉस्ट लगाई, दोनों को जब ऐड किया जाता है तो टोटल कॉस्ट बनता है। जबकि वेरिएबल फैक्टर मशीनरी कभी नहीं होता, क्योंकि वेरिएबल फैक्टर जो है बेसिकली वो रॉ मटेरियल लेबर वगैरह होता है। मशीनरी जो है एक फिक्स फैक्टर है। पहला ऑप्शन गलत हो जाता है, सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तो 3rd और 4th तो हमें देखने की जरूरत ही नहीं जब सेकंड हमारा ठीक हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर जाएगा वो आएगा 2। क्वेश्चन नंबर 10, इफ एमपीएस इक्वल टू 0, एमपीएस की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर विल बी। बेटा जहां पे एमपीएस की वैल्यू 0 आ जाती है वहां पे वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर जो है वो कैसा होता है, इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी का मतलब आप सबको ही पता है, अनंत जिसे हम बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो ऑप्शन जाएगा दैट इज 4। क्वेश्चन नंबर 11, द डैश इज यूजुअली instituted by a law and it's typically applied to necessary goods like food, rent, energy sources in order to ensure that everyone has access to them। ये कह रहा है बेटा जो एक तरीके से ये जितनी भी लो और टिपिकल अप्लाइड नेसेसरी गुड्स होते हैं जैसे कि फूड हो गया, रेंट हो गया, एनर्जी सोर्सेज हो गए, ये सारी चीजें हर पर्टिकुलर इंसान को क्या हो जाए, एक्सेस में हो जाए, पहुंच में हो जाए। मतलब सभी लोग उन चीजों को खरीद सके, सभी लोग उन चीजों को यूज कर सके। ऐसी जो कंडीशन होती है या ऐसा जो टूल होता है वो कौन सा होता है। तो बेसिकली बेटा दो टूल हमें बताए गए हैं जो कि गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती है। एक होती है प्राइस फ्लोर, एक होता है प्राइस सीलिंग। तो जो प्राइस फ्लोर होता है वो बेसिकली एग्रीकल्चर गुड्स पे या फार्मिंग एक्टिविटीज पे होता है, जबकि प्राइस सीलिंग वगैरह होता है ये नेसेसरी गुड्स के ऊपर होता है। तो यहां से हमारा आंसर क्लिक कर जाता है। ये आंसर क्या जाएगा, प्राइस सीलिंग, मतलब ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए बेटा मैंने आपको करवाए हैं टोटल 11 क्वेश्चंस। अब इन 11 क्वेश्चन में ऑलमोस्ट आपके पास कुछ 11th के क्वेश्चन थे, कुछ 12th के क्वेश्चन थे। अभी 11th और 12th के क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही नेसेसरी हो जाते हैं। कुछ बच्चे जो कि 11th और 12th में अभी पढ़ रहे हैं उनको लगता है 11th 12th बिल्कुल आज है कल नहीं होगी। मतलब आपने 11th पास की, 11th के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, आपने 12th पास की, 12th के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। बिल्कुल नहीं बेटा, जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रही हूँ एक तरीके से ये आपके CUET एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आए हैं तभी मैं आपको करवा रही हूँ। तो ऑलमोस्ट आपकी 11th और आपकी 12th आपके लिए बहुत ही नेसेसरी हो जाती है। अगर आपने CTSC का एग्जाम देना है, कॉमर्स टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, या कॉमर्स विजार्ड का देना है, या फिर CA CPT फाउंडेशन, जिस भी तरीके का अपने एग्जाम देना है रिगार्डिंग टू कॉमर्स, चाहे फिर वो आपका किसी भी टाइप का छोटा हो या स्कूल लेवल का या फिर स्कूल से बाहर लेवल का, आपकी 11th और 12th ऑलमोस्ट आपके हायर स्टडीज तक चलती जाएगी। कंसेप्ट जो है 11th 12th में छोटे होते हैं बट वही आगे जाकर वाइड हो जाते हैं। तो मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि जो आप 11th में या 12th में पढ़ रहे हैं ये आपके लिए एक तरीके से बेसिक आपकी स्टडी है। तो प्लीज जब भी आप 11th और 12th की पढ़ाई करें तो बहुत ही ध्यान से करें।
और जितनी भी सीरीज मैं आपको करवा रही हूँ, ये सीरीज कहीं ना कहीं आपको काम आने वाली हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो कि कॉमर्स के रिगार्डिंग होने वाले हैं। मैं स्पेशल यहाँ पे इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं है कि अकाउंट्स और बिजनेस 11th की जरूरी नहीं है, जरूरी वो भी है। सो पढ़ते रहिए इसे, आगे आने वाली सीरीज को ध्यान से सुनते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।